बहुत से दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि कोविड-19 का जो पॉजिटिव मरीज़ है इसको आइसोलेशन से निकलने की कब इजाज़त है। अब जाहिर है कि आइसोलेशन एक सब्र आज़मा काम है और मरीज़ और उसके अटेंडेंट्स दोनों के लिए ही एक मुश्किल मरहला है। इस सिलसिले में अर्ज़ ये करता चलूँ कि इससे पहले दुनिया भर के डॉक्टर्स पुरानी गाइडलाइंस जो कि जनवरी और फिर ग़ालिबन मई के आखिर में शाया हुई थीं, उनके मुताबिक मरीज़ों को आइसोलेशन से जाने की इजाज़त दे रहे थे। दरअसल मरीज़ को आइसोलेशन से जाने की इजाज़त देना एक मुश्किल फ़ैसला है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर मरीज़ अभी भी इस वायरस के फैलाव का बायस बन गया तो ये बात मरीज़ के अलावा उसके तमाम करीबी लोगों और जनरल पब्लिक के लिए ख़तरे का बायस बन सकती है। दोस्तों, जनवरी 2020 में चाइना के इलाके वुहान में एक साथ बहुत से एटिपिकल नमूनिया के बहुत सारे केसेस इकट्ठे आ जाने की वजह से एक क्राइटेरिया WHO की तरफ से शाया किया गया। इस पहले क्राइटेरिया के मुताबिक हर मरीज़ को आइसोलेशन से जाने की इजाज़त तब दी जा सकती थी जब मरीज़ की अलामात ख़त्म हो जाएं और इसके कम से कम 2 PCR टेस्ट 24 घंटे के वक्फे से नेगेटिव आ जाएं। चूँकि इससे पहले मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सार्स यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये जो 2 बीमारियां थीं, ये भी कोरोना वायरस की वजह से ही होती थीं। और चूँकि इन बीमारियों के लिए क्राइटेरिया बने हुए थे, इसलिए जब ये कोविड-19 यानी नोवेल कोरोना वायरस आया तो इसके हवाले से क्राइटेरिया बनाने के लिए भी उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो किया गया जो कि सार्स और मर्स के लिए बनाई गई थी। और इन गाइडलाइंस के मुताबिक जो तरीक़ाकार राइज था वो ये था कि घर पर अगर मरीज़ आइसोलेटेड है तो मरीज़ों को पहले टेस्ट के 10वें रोज़ दोबारा टेस्ट करवाना होगा और आइसोलेशन ख़त्म करने से पहले 24 घंटों के वक्फे से 2 टेस्ट नेगेटिव आना ज़रूरी है। और 10वें दिन अगर टेस्ट नेगेटिव ना आया और पॉजिटिव आ गया तो फिर यानी ये दूसरा मुस्बत या दूसरा पॉजिटिव टेस्ट होगा। ये दूसरा पॉजिटिव टेस्ट आने के मज़ीद 5 दिन के बाद टेस्ट दोबारा करवाना होगा और अगर टेस्ट करवाना मुमकिन ना हो तो मरीज़ मज़ीद 2 हफ्ते यानी 14 दिन तक आइसोलेशन में रहेगा। तो अब तक का ये तरीक़ाकार था जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी एडॉप्ट किए रखा था। लेकिन अब जो नई गाइडलाइंस आई हैं और ये अभी अभी पब्लिश हुई हैं तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्द गवर्नमेंट इसके मुताबिक भी आइसोलेशन की जो SOPs हैं इनको रिवाइज़ करेगी। नई रिकमेंडेशंस के मुताबिक वो मरीज़ जिनमें अलामात थीं उनको अलामात के शुरू होने के 10 दिन के बाद और फिर 3 दिन इजाफी जो कि अलामात के बग़ैर हों, इस टोटल पीरियड यानी 13 दिनों के बाद उन्हें आइसोलेशन से निकलने की इजाज़त दी जा सकती है। मैं दोबारा अर्ज़ कर दूं कि मरीज़ को अलामात शुरू होने के बाद से लेकर 10 दिन तक और उसमें 3 दिन इजाफी जमा कर लें जो अलामात के बग़ैर हों, यानी बुखार, जिस्म में दर्द और सांस की खराबी वगैरह ना हो। मिसाल के तौर पर एक मरीज़ को अगर अलामात ज़ाहिर हुई और वो सिर्फ 2 दिन के लिए थीं तो अलामात शुरू होने के बाद आगे 10 तक गिनना है। यानी जब से अलामात शुरू हुई 2 दिन तक रहीं, 2 दिन ये हो गए और आगे 8 दिन और 10 दिन हो गए। 10 दिन के बाद 3 दिन इसमें मज़ीद शामिल करेंगे जो कि अलामात के बग़ैर टाइम होगा, एक एडिशनल पीरियड होगा। तो टोटल 13 दिन का आइसोलेशन होगा मरीज़ का और उसके बाद मरीज़ का टेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन शर्त वही है कि मरीज़ को कोई अलामत ना हो, कोई बुखार वगैरह ना हो और वो बुखार भी पैरासीटामोल की गोली से ना उतारा गया हो, बल्कि वो पैरासीटामोल की गोली के बग़ैर बुखार उतरा रहे कई दिन तक। इसी तरह अगर 7 दिन में अलामात ख़त्म हो गई तब भी 10 जमा 3 13 दिन में ही मरीज़ घर जा सकेगा। 6 दिन में 5 दिन में अगर अलामात ख़त्म हो जाएं तब भी 10 दिन पूरे करने हैं और 3 दिन ऊपर लगाने हैं, तो टोटल 13 दिन में मरीज़ चला जाएगा घर। लेकिन
अगर मरीज़ की अलामात बरकरार रहें और मरीज़ की अलामात 14 दिन तक आती रहें या 15 दिन तक आती रहें, तो फिर अगले 3 दिन जो वो ठीक रहेगा बग़ैर अलामात के, वो ऐड किए जाएंगे। यानी 14 + 3 17 दिन के बाद मरीज़ को घर जाने की इजाज़त होगी। और अगर 15 दिन तक अलामात रही हैं तो 15 + 3 18 दिन के बाद मरीज़ को घर जाने की इजाज़त होगी। और इसी तरह अगर मरीज़ की अलामात 1 माह के बाद ख़त्म हो, 1 महीने के बाद ख़त्म हो, तो 30 + 3 कुल 33 दिनों के बाद, यानी 3 दिन वो हैं जिसमें उसकी अलामात नहीं रहीं, तो कुल 33 दिनों का स्टे होगा मरीज़ का आइसोलेशन में, चाहे घर में चाहे गवर्नमेंट फैसिलिटी में। लेकिन अगर अलामात 10 दिन से या इससे कम हैं, तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, तो आइसोलेशन स्टे हर सूरत में 13 दिन का होगा, इससे कम नहीं होगा। ये तो था क्राइटेरिया उन मरीज़ों के लिए जिनमें अलामात थी और वो कुछ दिनों में ख़त्म हो गई, तो उसका क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। वो मरीज़ जो कोविड पॉजिटिव हैं लेकिन उनमें कोई अलामत नहीं है, उनके लिए क्राइटेरिया बहुत आसान है कि अलामात के बग़ैर कोविड पॉजिटिव मरीज़ 10 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा और उसको उसके बाद घर भेज दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद WHO का ये कहना है कि जो मुल्क अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास कैपेसिटी है, वो अपनी टेस्टिंग जारी रखें। अगर टेस्टिंग की सलाहियत मौजूद है तो वो टेस्ट ज़रूर करें, इसमें कोई मुमानियत नहीं है। और मेरी इस वीडियो बनाने का ये मकसद भी हरगिज़ नहीं है कि आज से ही शायद गवर्नमेंट भी इस पर अमल करना शुरू कर देगी। ये WHO की रिकमेंडेशंस हैं, उसके बाद गवर्नमेंट लेवल पर बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं और उसके बाद इन चीज़ों को फाइनलाइज़ किया जाता है। ये जो नई रिकमेंडेशंस आई हैं, इसकी वजह यह है कि जो पहला क्राइटेरिया था उसमें मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी। एक तो रिसोर्सेज की कमी, स्टाफ की कमी, महंगे टेस्ट, सामान की कमी, लेबॉर्ट्रियों की कमी का मसला, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ पर ये वबा बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा दुनिया भर से मिलने वाला जो फीडबैक है डॉक्टर्स के ज़रिए, हॉस्पिटल्स के ज़रिए, उसके बाद WHO इस बात पर मजबूर हो गया कि वो इन गाइडलाइंस को रिवाइज़ करे जो कि निस्बतन आसान मालूम होती हैं। लेकिन WHO का ये भी कहना है कि क्राइटेरिया को रिलैक्स करने का ये मतलब नहीं है कि हम रिस्क और फ़वाइद दोनों के बारे में सोचना छोड़ दें। हमें ये भी देखना होगा कि बाज़ मरीज़ ठीक हो जाते हैं, उनकी अलामात भी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन खांसी बरकरार रहती है। इसे हम अपनी ज़ुबान में पोस्ट वायरल कफ़ कहते हैं। पोस्ट वायरल कफ़ का ये मतलब नहीं है कि वायरस मौजूद है, तो इस चीज़ को भी कहीं मिक्स ना कर दिया जाए अलामात के साथ, ये भी देखना होगा। और WHO का ये भी कहना है कि टेस्ट के बगैर मरीज़ को सिर्फ अलामात ख़त्म होने पर जाने देना शायद कुछ अभी भी रिस्की होगा, क्योंकि मुमकिन है कि किसी मरीज़ में अभी भी वायरस मौजूद हो, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। इसी वजह से WHO ने इब्तदाई जो क्राइटेरिया था टेस्टिंग का, उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं किया, बल्कि कहा है कि हाई रिस्क एरियाज़ और हाई रिस्क ग्रुप्स में इब्तदाई तौर पर टेस्टिंग वाला क्राइटेरिया चल सकता है और उसे चलाया जाना चाहिए। WHO ने इस सिलसिले में डॉक्टरों और साइंटिफिक कम्युनिटी से कहा है कि वो नए क्राइटेरिया पर अपनी ऑब्जर्वेशंस और डेटा शेयर करें, ताकि मौजूदा नए क्राइटेरिया में अगर कोई तब्दीली करना पड़ी तो उसे किया जाए, ताकि ये क्राइटेरिया मज़ीद रिफ़ाइन हो सके। जो मुल्क टेस्ट अफोर्ड कर सकते हैं, जिनकी टेस्टिंग कैपेसिटी अच्छी है, उन्हें टेस्टिंग जारी रखनी चाहिए। लेकिन बहरहाल फ़ैसला हुकूमतों का है कि वो कौन सा क्राइटेरिया अडॉप्ट करती हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने ग्रुप्स और सोशल सर्कल्स में शेयर कीजिए। अगर मज़ीद मालूमात दरकार हों तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।